बात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे बच्चों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे लोगों के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति हेतु उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर गांधी जी का चित्र है, वो बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बच्चों, मनुष्य जो है ना, आदमी जो है, इंसान जो है, वो समाज में रहने वाला प्राणी, समाज में रहता है। तो समाज में रहकर उसे बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है। उसके मन में जो विचार भाव उत्पन्न होते हैं वो दूसरों को बताना होता है, और दूसरों के मन में जो विचार चल रहे हैं उनको जानना भी होता है। तो जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिस भी साधन के द्वारा, चाहे वो लिखकर हो चाहे वह बोलकर हो, यही साधन भाषा कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, साधन है भाषा। अब हम आते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की 5 इकाइयां होती है, मतलब भाषा में 5 चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? सबसे पहली होती है ध्वनि। मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है, जैसे तो तो बच्चों, हमारे मुख से बहुत सारी आवाजें निकलती है, लेकिन जो अपने आप में स्वतंत्र है, आजाद है, वही ध्वनि कहलाएगी, वही आवाज कहलाएगी। अब आते हैं, एक दूसरी चीज होती है वर्ण। वह ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। ऐसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे अ, क, प, ट आदि। फिर आते हैं शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे जल, पुस्तक, विद्यालय आदि। यानी कि हमें वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध करके लिखना होता है, और जो समूह बनता है और जिसका कोई अर्थ निकले वही शब्द कहलाएगा। फिर आते हैं पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं, जैसे मोना खेलती है। मतलब जब भी वाक्यों में शब्दों का प्रयोग होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, वो हमारे व्यवहार में आता है, वो पद बन जाता है शब्द। और जैसे उदाहरण है मोना खेलती है, यहाँ पर मोना खेलती है, ये 3 शब्द आए और ये तीनों ही पद बन गए हैं। अब आता है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे सेब, मिठाई। यानी कि हम वाक्यों में शब्दों को इस प्रकार से रखते हैं, क्रमवार, हम कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, कि उसका कोई अर्थ निकलने लगता है और वह बन जाता है वाक्य। अब आता है भाषा के भेद। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के रूप होते हैं इसके। पहली होती है मौखिक भाषा। जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को कानों से सुनकर समझते हैं, वह मौखिक अथवा कथित भाषा कहलाती है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मतलब जब हमारे मन में कोई भी विचार उठ रहा हो, उसे हम बोलकर बता दें और दूसरा वाला सुनकर समझे, दूसरा कुछ बोले और हम उसको सुन ले अपने कानों से, यही मौखिक भाषा है। इसको कथित भाषा भी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन रूप है भाषा का। नेक्स्ट है हमारी लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि हम अपने मन में जो भी भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको लिखकर बताएं दूसरे को, दूसरा पढ़कर नहीं समझे, दूसरा अपनी बात को लिखकर बताए और हम पढ़कर समझे, ये लिखित भाषा हो गई। अब आते हैं विभिन्न भाषाएं। अगला प्रकरण है हमारा विभिन्न भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है। कौन कौन सी भाषा है? जैसे अंग्रेजी हो गई, चीनी हो गई, जापानी हो गई, फ्रेंच हो गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी। और हमारे देश भारत में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत का जो संविधान बनाया गया है उसमें उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मतलब ये भारतीय भाषाओं की श्रेणी में आएंगी जो 22 भाषाएं। तो इनके नाम जान लेते हैं कौन कौन सी है।
पहली है मणिपुरी, फिर बांग्ला, नंबर 3 उड़िया, 4 गुजराती, 5 हिंदी, 6 मराठी, 7 नेपाली, 8 कोंकणी, 9 पंजाबी, 10 कन्नड़, 11 मलयालम, 12 तेलुगु, 13 असमिया, 14 संस्कृत, 15 कश्मीरी, 16 संथाली, 17 मैथिली, 18 बोडो, 19 डोगरी, 20 तमिल, 21 उर्दू और 22 सिंधी। ये 22 भाषा हैं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा बनी थी हिंदी, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। अब आता है साहित्यिक भाषा क्या होती है। साहित्यिक भाषा के बारे में जानते हैं। साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्राय कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। तो मतलब जो हम रोजाना की बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो साहित्यिक भाषा नहीं होती, क्योंकि साहित्यिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध होती है, इसमें कोई गलतियां नहीं होती, अलंकृत होती है मतलब सुंदर होती है, और परिमार्जित होती है, सुधार की भी गई होती है। यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें साहित्य की रचना होती है। मानक रूप यानी कि सब तरफ इसको मान्यता मिली होती है। यहाँ अगर मतलब अगर एक स्थान पर जो रूप होगा वही दूसरे स्थान पर भी होगा, इसमें बदलाव नहीं होता। और इसीलिए इसमें साहित्य की रचना होती है कि सबको समान रूप से समझ आ सके। साहित्य किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। यह मानवीय अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। तो साहित्य में क्या होता है, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, उसका वर्तमान में जो रूप चल रहा है, अतीत का जो कहानी है, जो भी है, उसकी एक मतलब एक झांकी दिखाता है, हमें उसका वही रूप हमें दिखाता है। तो और ये मानव जो अनुभव करता है उसके विभिन्न पक्षों को उजागर करता है, मतलब विभिन्न चीजों को हमारे सामने लाता है। हिंदी साहित्य के जो रूप होते हैं वो है कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि। तो इनको हम विधाएं भी कहते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना साहित्यिक भाषा में ही की जाती है। तो साहित्य की जब भी रचना होगी तो साहित्यिक भाषा में होगी, मतलब आम बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा जो होगी उन्हें कुछ सीमित क्षेत्र के लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन जो मानक भाषा हो जाती है ना, तो सभी लोग समझ पाते हैं समान रूप से। अब आती है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। कुछ बोलियां हैं अवधी, ब्रज, बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। बोली का प्रयोग लिखित साहित्य के लिए नहीं किया जाता है। तो क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में ये लोग वहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है, वहां के निवासियों द्वारा बोली जाती है। ये मौखिक रूप है, और मौखिक रूप से मतलब विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है, मौखिक रूप से बोलकर बताते हैं। इसमें कभी भी साहित्य की रचना नहीं की जाती, लिखित रूप इसको प्रदान नहीं किया गया है। अवधी, ब्रज, बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब हमारी हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। नेक्स्ट आता है लिपि। प्रत्येक भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही उस भाषा की लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है बच्चों। तो किसी भी भाषा को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो उसके लिए हमें विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो जो ये विशेष चिन्ह है, किसी भाषा को जो लिखने का ढंग है, तरीका है, यही लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। भाषा लिपि, हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अब आता है हमारा अगला प्रकरण जो है व्याकरण। प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस शास्त्र में ये नियम संकलित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना
अथवा शुद्ध पढ़ना असंभव है। तो बच्चों कोई भी भाषा है, उसको बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए कुछ नियम निर्धारित है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंदर ये सब नियम लिखे गए होते हैं, संकलित किए गए होते हैं। तो किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना हमें व्याकरण ही सिखाता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सीखा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना और बोलना सिखाए। अगर हम व्याकरण को नहीं जानते उस भाषा के, तो हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं सीख पाएंगे, उस भाषा को सही से हम जान नहीं पाएंगे उस भाषा को। अब आते हैं व्याकरण के विभाग। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 विभागों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब 3 चीजों के अंतर्गत हम व्याकरण के नियमों को जानते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इस विभाग में हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि वर्णों, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, उनका आकार, प्रकार सब बताता है वर्ण विचार। शब्द विचार हमें बताता है, नंबर 2 है शब्द विचार। ये बताता है इस विभाग में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं कि शब्दों की रचना कैसे हुई, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कितने भेद हैं, किस प्रकार से हम वर्णों को जोड़कर शब्द की रचना करें, ये सब हमें शब्द विचार बताता है। फिर आता है वाक्य विचार। इस विभाग में हम वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से की जाए, कितने प्रकार के वाक्य हैं, किस प्रकार से उन्हें क्रम में लिखा जाए शब्दों को। ये सारी बातें हम वाक्य विचार के अंतर्गत जानते हैं। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ये हम पढ़ेंगे आओ कुछ करें के अंतर्गत। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली। तो ये कहलाता है बोली। भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है 24, 22, 18, 20। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है हमारे भारतीय संविधान में। हिंदी दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 24 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 26 जनवरी को। तो ये मनाते हैं हम 14 सितंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हमें मिलान करना है दोनों का, एक तरफ भाषा और दूसरी तरफ उनकी लिपि लिखी हुई है। तो पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि होती है बच्चों क्या? गुरुमुखी। हिंदी की क्या है हमारी? देवनागरी। अंग्रेजी की होती है रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। और उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। ये हो गया है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, करते हैं। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट है भाषा लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भाषा के 2 रूप है, लिखित तथा मौखिक। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना भाषा और लिपि के बारे में, साथ ही साथ व्याकरण को भी जाना कि व्याकरण क्या होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।